अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? मार्जिन और पैडिंग, और मार्जिन ऑटो भी पढ़ा था, और ये वाली कंडीशन भी पढ़ी थी कि हम कैलकुलेशन के थ्रू चीज़ों को अलाइन भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने एक बेसिक नेविगेशन बार भी बनाया था। किसी ने ट्राई की नेविगेशन बनाने की? तो बन गई थी सही से जिन्होंने ट्राई की थी। तो बेसिकली जिन्होंने नहीं की वो ट्राई करें। अच्छा, असाइनमेंट भी दिया गया था कोई, उसकी क्या कंडीशन है? आप में से कितनों से हो गया है? तो सिर्फ 5 से हुआ है, 27 बच्चों से अभी तक नहीं हुआ है। देख लें इसको, जल्दी जल्दी करें। सही है। तो जो हमने नेविगेशन बार बनाया था वो हमने पहले डिव दिया था एक, उसके अंदर यूएल के अंदर हमने कुछ एलाइज दिए थे, एलाइज के अंदर हमने ए का टैग दिया था, और इसी को हमने कॉपी पेस्ट किया हर जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने किया होम, यहाँ पे सर्विसेज कर लो, यहाँ प्रोडक्ट्स कर लो, और फाइनली हमने क्या यूज किया? अबाउट। बेसिकली ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो नॉर्मली आपको नेविगेशन में मिलती हैं। होम, प्रोडक्ट्स एंड अबाउट। प्रोडक्ट्स की जगह सर्विसेज हो सकता है, आपके कैरियर्स हो सकते हैं, कुछ अलग अलग पोस्ट हो सकती हैं, लेकिन होम अबाउट आपको नॉर्मली मिलता है जो बेसिक पेजेस में से है। तो जरा अगर हम इसको चलाएं तो हमें पता है कि कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था कि हम इस पे लगाएंगे स्टाइलिंग, जो कि सीएसएस हमारा मेन टॉपिक है। उसके ऊपर हमने सबसे पहले यूएल यूज किया था क्योंकि हमें ये डॉट्स हटाने थे। उसके लिए हमने क्या यूज किया? लिस्ट स्टाइल नन। जब हमने ये किया तो वो गायब हो गए थे। उसके बाद बारी आई हमारे एंकर टैग्स की। उसके अंदर एक चीज थी टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन को जब हमने नन किया तो अंडरलाइंस चले गए। अंडरलाइंस के बाद हमने कलर चेंज किया। उसका कलर हमने क्या किया था? पहले ब्लैक ही रहने दिया था। उसके बाद क्या किया था? सही है, लेकिन एक और है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। एक तरह से हम नेविगेशन का सैंपल है। पीछे से बातें ना करें, इनको मना कर दें जो भी हम। ठीक है, होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट। उसके बाद हमारे पास एक इश्यू है कि ये वर्टिकली अलाइंड है। हमें वर्टिकल नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, क्योंकि नेविगेशन बार है। और इसके लिए हमारे पास लास्ट टाइम हमने क्या तरीका यूज किया था? डिस्प्ले इनलाइन कर दिया था। किसको? एलआईज को, क्योंकि ये जो एलआई है, ये एलआई जो है बेसिकली ब्लॉक लेवल है, इसकी वजह से ये न्यू लाइंस में आता है। तो हमें क्या चाहिए? यूएल एलआई। अच्छा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी तो था।
सही है, मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो वो इधर आ गए। अब ऊपर से और लेफ्ट से थोड़ी सी स्पेसिंग्स हैं, और आप सबको पता है ये किसकी वजह से है। हम एक मार्जिन 0, पैडिंग 0, जब हम ये 2 देंगे तो अब वो ऊपर चिपक जाएगा, साइडों से स्पेसिंग खत्म हो गई। उसके बाद हमने यूएल को एक और चीज दी थी, वो क्या था, बैकग्राउंड कलर हमने क्या दिया था, ग्रे। तो जब हमने बैकग्राउंड ग्रे दिया तो वो एक तरह से बेल्ट बन गया। उसके बाद अब हमें समझ में आ रहा है कि ये इनका जो कलर था मैंने बाद में क्या कर दिया था, वाइट कर दिया था। तो मैंने कलर ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने बस इसको क्या कर दिया, वाइट, तो अब वो हो गए वाइट। सही है, यहां तक कहानी आसान है, बहुत इजी था। उसके बाद हमने दी थी थोड़ी सी पैडिंग, ठीक है। अब इनलाइन ब्लॉक इसको दिया है तो हम इसको पैडिंग दे सकते हैं, 20 पिक्सल दे दो राइट एंड लेफ्ट, 30 पिक्सल दे दो टॉप एंड बॉटम। तो हमारे पास पैडिंग आ चुकी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है क्योंकि आपका जूम इन हुआ हुआ था। तो अब हमें दिख रहा है कि एक डिसेंट सा एक हमारे पास एक नेविगेशन बार नजर आ रहा है। अच्छा, नेविगेशन में ये कौन सा फॉन्ट है, सेरिफ लगा हुआ है, और नॉर्मली सेरिफ नहीं होता हमारे पास, खास तौर पे सॉरी फॉन्ट साइज क्या कर रहा हूँ, सॉरी फॉन्ट फैमिली। तो सैंस सेरिफ हमने दिया, तो नॉर्मली ये वाला फॉन्ट होता है, सैंस सेरिफ होता है, आप इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं। सही है, लेकिन सैंस सेरिफ नॉर्मली स्टैंडर्ड है जो कि हम लोग यूज करते हैं हमारे नेविगेशन बार्स में। एक और चीज हमने पढ़ी थी, वो क्या थी, किसी को याद है? हमने एक सूडो प्रॉपर सिलेक्टर यूज किया था। सही है, और सूडो सिलेक्टर किस पे लगाना था, हमने यूएल के अंदर हमें चाहिए एलआई, मैं कह रहा हूं एलआई पे क्या हो, होवर हो। जब एलआई पे होवर हो तो जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो बदल दो। ये मैंने एक बता दिया कि एक टेक्निक है कि आप जब ग्रे लिखो, जो कि इसका बेसिकली मेन कलर है, बैकग्राउंड कलर है, उसको आप अप्लाई करो। उसके बाद उसका ये कलर पैलेट ओपन करो और इसको थोड़ा सा डार्क कर दो। जब आप इसको थोड़ा सा डार्क कर दोगे तो क्या होगा, अब आप यहाँ पे होवर करोगे तो एक बहुत जबरदस्त सा इफेक्ट आएगा, और आपको एक ब्लॉक किस्म का फील होगा कि अब आप बोलोगे हाँ यार कुछ चीज बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका एक बेसिक सा, एक नॉर्मल लेकिन अच्छा दिखने वाला आपका नेविगेशन बार रेडी है। अब इसी को ही आप कलर्स बदल के भी चेक कर सकते हैं, फॉन्ट साइजेस बदल के देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको ग्रे के जगह हम दे देते हैं लेट्स से लाइट ग्रीन। अब लाइट ग्रीन एक बहुत ही भद्दा कलर है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर लगता है अगर हम इसे थोड़ा सा डार्कर शेड की तरफ ले जाएं। सही है, और इसको हम थोड़ा सा डार्कर ले जाते हैं। सही है, कुछ इस तरह का कलर नॉर्मली, ये असल में स्क्रीन शायद थोड़ी सी वो मेली हो गई है तभी आपको थोड़ा लाइट दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस क्लियर एक एलसीडी पे देखें तो वो एक हल्का सा बहुत सूदिंग सा ग्रे कलर है जो कि एक प्लांट का होता है या पत्तों का होता है। इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं कि मैंने ये कलर चूज किया। अब जो मैंने होवर बनाया था, अब इस होवर में आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कर लो और ज़्यादा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने और ज़्यादा डार्क कर लिया, लेकिन ये कलर किसका ही है, ग्रीन का ही शेड है जो कि बेसिकली उसका मेन कलर है। तो अब अगर हम लोग इस पे होवर करेंगे तो एक हल्का सा लाइट ग्रीनिश कलर ही, लेकिन उसके ऊपर एक होवर भी आ रहा है। सही है, बात समझ आ रही है? इसके अलावा एक और चीज हम इसमें कर सकते थे कि यूएल पे आगे अगर हम लोग इसको लगाएं, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी याद है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करो तो इधर सेंटर फिर राइट। तो अगर हम इस पर सेंटर लगाएं, क्योंकि लेफ्ट तो ऑलरेडी है, क्योंकि ऑलरेडी सारे लेफ्ट पर हैं, अगर इस पर सेंटर लगाएं तो हमारे सारे जो नेविगेशन है वो मिडिल ऑफ द स्क्रीन आ जाएगा, जो कि आप नॉर्मली देखते हैं कभी कभार स्क्रीन्स पे आपके पास ये चीज अवेलेबल होती है। कभी कभी क्या होता है कभी कभी आपको ये भी देखने में मिलता है कि ये राइट की तरफ भी होता है। सही है, इधर एक बड़ा सा लोगो होता है और नेविगेशन बार्स आपके
बिल्कुल राइट पेज पे होते हैं। अगर आप देखें तो जो आपका फेसबुक का नेविगेशन बार है जिसके अंदर नोटिफिकेशन, फ्रेंड रिक्वेस्ट और इस तरह का ऑप्शंस होते हैं, वो राइट पे होते हैं इस साइड, अगर आप उसका डेस्कटॉप वर्जन देखें तो। और बहुत सारी वेबसाइट्स इस कन्वेंशन को भी यूज़ करती हैं और आपके पास अवेलेबिलिटी तो है। इसके अलावा अगर हम लोग इसको फिर से दोबारा सेंटर करें, ठीक है, आप फर्ज करो कि मैं क्या चाहता हूँ, हम लोग एक और LI ऐड करते हैं, सही है। इस LI में एक और हम लोग A टैग लगाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं माय कंपनी, ठीक है। तो माय कंपनी वहाँ पे आ चुका है। तो नॉर्मल आप सब समझ गए होंगे, ये एक तरह से क्या होगा, एक लोगो होगा, ठीक है। तो लोगो का जो फॉन्ट है वो हमने कहाँ से उठाए थे, हमने गूगल फॉन्ट से फॉन्ट उठाए थे। अब यहाँ से कोई हम लोग फॉन्ट उठा लेते हैं, कौन सा उठाएं, तो ये एक तरह से थोड़ा सा कर्सिव फैमिली का फॉन्ट है, सही है। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन में उसको क्या दे रहा है, आपको कर्सिव शो कर रहा है। तो अब ये जो इंपोर्ट वाला कोड है ये हम उठा लेते हैं, और क्योंकि अभी हम लोग इनलाइन CSS सॉरी इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं, तो हम इंटरनल CSS के लिए इंपोर्ट का वो अभी यूज नहीं करते। उसके बजाय मैं कौन से वाले यूज कर लेता हूँ, लिंक टैग, सही है। दोनों का काम एक ही है, आपका फॉन्ट वो लाके देता है। एक हमने यूज किया था जो हमने CSS के अंदर यूज किया था @import, अब क्योंकि हम इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं तो मैं लिंक के टैग वाली अप्रोच यूज कर रहा हूं। दोनों का काम एकदम सेम ही है। अब मैं क्या चाहता हूं, ये सारे जो हमारे फॉन्ट वगैरह हैं ये हम इसको चेंज कर रहे हैं। जब हमने कहा था UL का चाइल्ड है कौन, A, अब इसका मतलब है कि अगर मैं उधर जाके ये फॉन्ट फैमिली लगाता हूं तो इन सब का फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अब इसका एक तो तरीका है कि मैं ये जो पहला वाला LI है इसको कोई ID या क्लास दे दूं, सही है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि मैं इसको कहूं एक तो ये इसको बीमारी क्या है, ओ सॉरी LI, सही है। पहले मैं मिस्टेक क्या कर रहा था, मैंने उसको बोल दिया था A। अब A तो जो है वो UL के अंदर डायरेक्ट जो लिस्ट है वो किसकी है, LIs की है। तो पहले अब मैंने उसको बोला कि नहीं, UL के अंदर जो पहला LI है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये जो nth चाइल्ड है ये किसी भी एलिमेंट को पकड़ सकता है, फर्स्ट, इवन, ऑड, लास्ट, आप इधर कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। इसका दूसरा एक तरीका होता है कि आप इधर मैंने 1 पास किया, इसका मतलब है पहला एलिमेंट। एक और तरीका होता है, हम क्या यूज कर लेते हैं, फर्स्ट चाइल्ड। तो अगर हम फर्स्ट चाइल्ड करेंगे तो भी काम सेम हुआ। अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं कि भाई UL है, UL के अंदर कौन है, LI। उन LI का जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके अंदर क्या है, A, उसका कलर क्या कर दो, ब्लैक। तो इस तरीके से अभी मैं हेड कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आप ID या क्लास देके भी सेम काम कर सकते हैं।
उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने फॉन्ट वाले के पास, और फॉन्ट वाले का ये फॉन्ट फैमिली उठा लेते हैं, और यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं कि इसकी फैमिली, फॉन्ट फैमिली क्या होगी, अल्काट्रा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी चेंज हो गई है। इसके अलावा हम उसको कह देते हैं कि जो तुम्हारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो कर दो नन, और इसको हम क्या देते हैं, हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा दे देते हैं 2rem, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हम कह देते हैं 1.5rem, सही है, बेटर है, ताकि थोड़ा सा लगे कि ये लोगो है, बाकी सारे बटन्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो। तो अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और एक और चीज़ इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो माई कंपनी है मुझे इस जगह चाहिए, बाकी सारे यहीं रहे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, किस पे टेक्स्ट अलाइन कैसे लगाएंगे इस पे, क्या फ्लोट लेफ्ट। अगर हम इसको लगा लें फ्लोट और लगा लें क्या लेफ्ट, तो ये तो थोड़ा सा कबाड़ा हो गया। अच्छा, हम ये फ्लोट लेफ्ट अगर यहाँ से हटाएं और इस पूरे को कॉपी करें, और हम लोग इस ए को हटाएं और अगर इसको दें फ्लोट लेफ्ट, तो अब हमारे पास फ्लोट लेफ्ट कहाँ हुआ, इधर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो हमारी अलाइनमेंट है वो किसके थ्रू सेट हो रही है, एलाइज के थ्रू, सही है। वो एलाइज के थ्रू जो अलाइनमेंट आपकी सेट हो रही है उसके थ्रू हमने, अब जो हमें लगाना है फ्लोट, उनकी बात सही थी, फ्लोट से काम हो सकता है ये, तो ये किस पे लगाना चाहिए, एल पे, क्योंकि हमने टेक्स्ट अलाइन किसको किया हुआ है बेसिकली, एलाइज को, क्योंकि हमने यूएल पे लगाया है। तो यूएल पे लगाने का मतलब है कि यूएल अपने चिल्ड्रन पे लगाएगा, और यूएल के चिल्ड्रन कौन है, एलाइज हैं सारे। यार फॉन्ट साइज को थोड़ी देर हम रिमूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली फॉन्ट जो है उसका वो इसके साथ मैस अप कर रहा है थोड़ा सा। इधर हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं। इसके अलावा हम एक और काम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इधर एक और एल देते हैं, ठीक है, और इस एल में हम दे देते हैं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो वहाँ पे हमारा एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बन के आ चुका है। अब इस इनपुट टाइप टेक्स्ट को हम पकड़ सकते हैं, और कैसे पकड़ सकते हैं, अच्छा फर्स्ट चाइल्ड, तो लास्ट चाइल्ड होता होगा, अगर लास्ट चाइल्ड है तो मैं इसको देता हूं बॉर्डर रेडियस। अच्छा, इस वक्त आप थोड़ी न्यू प्रॉपर्टीज भी देख रहे हैं, सही है, तो इसको जरा इसका इफेक्ट देख लें। इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी नहीं है, बस उसका इफेक्ट देख लेंगे वो करती क्या है, बहुत सिंपल सी है। अब अगर ये बॉर्डर रेडियस मैंने यूज किया है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ 5px। एक गलती हो गई कि मुझे ये किस पे लगाना है, इनपुट पे, तो किसी को फील हुआ क्या हुआ, उसके बॉर्डर्स थोड़े से इंक्लाइन हो गए, कर्व्स हो गए। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस नंबर को बढ़ाते जाएं, आप इसको 10 कर दें तो आपको थोड़ा अब एविडेंट दिखेगा, ठीक है। अभी आपको एविडेंट तो दिख रहा है, लेकिन एक और चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे कि हम इसको दोबारा से पकड़ लें और इस पे क्या लगा दें, फ्लोट, राइट। तो अब एक काम थोड़ा बेटर लग रहा है। क्या हो रहा है कि वहां पे हमारा लोगो, यहाँ पे सर्च बॉक्स, और मिडिल में हमारे क्या हैं, बटन्स है, ठीक है। अब ये सब कुछ तो ऐसे चल रहा है। अब जो कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी वो एक तो है फ्लोट, सही है। अब फ्लोट का सिंपल काम आपको दिख रहा है कि जिस एलिमेंट की आपको पोजीशन चेंज करनी है, आप सिंपली उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, फ्लोट। लेकिन फ्लोट का एक नुकसान होता है,
फ्लोट का नुकसान क्या होता है कि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट को, जो आपके बराबर वाले एलिमेंट्स हैं, उनको ट्रीट कर देता है एज अ इनलाइन एलिमेंट। मतलब आप जिस एलिमेंट पे फ्लोट लगाएंगे वो उसको क्या बना देता है, इनलाइन एलिमेंट। ये उसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। उससे क्या होता है कि अब बराबर वाले एलिमेंट जो हैं वो सारे हैं ब्लॉक या ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, और आपका एक एलिमेंट किस तरीके से अब ट्रीट हो रहा है, इनलाइन। तो उससे थोड़ा सा पोजीशंस में प्रॉब्लम आती है। तो फ्लोट एक बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, एक बहुत मतलब समझ ले शुरुआत की प्रॉपर्टी है। अब फ्लोट को जिस चीज ने रिप्लेस किया है वो फ्लैक्स है, सही है। अब आपकी फ्लोट ज्यादा नॉर्मली यूज नहीं होती, फ्लोट की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं, फ्लैक्स यूज करते हैं। इवन फ्लैक्स जो है नॉर्मली जब हम पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन में ही हम पढ़ेंगे कि हम जब दो एलिमेंट को, दो चाइल्ड को या दो डब्बों को एक बड़े कंटेनर के अंदर अलाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लैक्स। लेकिन उससे जब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भले एक ही डब्बा हो, उसके अंदर एक ही चाइल्ड हो, उसके लिए भी हम उसकी पोजीशन इधर उधर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्लैक्स। क्योंकि फ्लैक्स थोड़ा ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू फ्लोट। फ्लोट में ये मसला आता है कि वो क्योंकि अपने एलिमेंट को इनलाइन कर देता है, तो आपकी जो साइड की जो डिजाइन्स हैं उनमें थोड़ा बहुत फॉल्ट आता है, मसले आते हैं, ठीक है। तो फ्लोट के थोड़े से मसले हैं, लेकिन इस वक्त के लिए जब आपको एक बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सा एक नेविगेशन बार बनाना था, उसके लिए ये मोर देन इनफ है। अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छा खासा एक आपके पास चीजें बन रही हैं। एक हमारे पास वेबसाइट वैसे होती है CSS gradient generator। तो अब ये बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है, सही है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ थी जो हमने की, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का किसी को मतलब पता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस बी, इक्वेशन पढ़ी है कभी, फर्स्ट ईयर पास की हुई है। फर्स्ट ईयर का एक बहुत बड़ा टॉप चैप्टर है जिसकी पूरा चैप्टर के अंदर y इज इक्वल्स टू mx प्लस बी घूमती रहती है। यार मैट्रिक में चीटिंग होती है, फर्स्ट ईयर में तो नहीं होती। किसी को याद नहीं है y इज इक्वल्स टू mx प्लस बी किसके लिए थी, क्या? यार ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें अगर भूल जाओगे तो क्या बनेगा तुम लोगों का भाई। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन याद है किसी को? नहीं, क्या? हाँ कुछ ऐसे ही है, आप नोटेशन चेंज कर सकते हो लेकिन बात वही है। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहलाती है। आपका फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो इस एक इक्वेशन के ऊपर घूमता है। इसमें से हमारे पास फिर डबल लाइन फार्मूला आता है, फिर उसके बाद 2 पॉइंट फार्मूला आता है जो इसी में से ड्राइव होता रहता है। इसके अंदर जो m होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, इसके अंदर जो m होता है इसको हम कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट, ठीक है। अगर तब आपने स्लोप या ग्रेडियंट सही से समझा होता तो अभी आपको मसला नहीं होता। तो ग्रेडियंट क्या होता है कि स्टीपनेस को कहते हैं ग्रेडियंट। जब आप किसी ब्रिज वगैरह पे चढ़ रहे होते हैं तो उसका एक सर्टेन एंगल होता है, सही है। वो जो एंगल है वो बेसिकली स्लोप है कि किस एंगल से आप या तो आपका डायरेक्शन ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। जो नीचे आता है वो नेगेटिव स्लोप कहलाता है या नेगेटिव ग्रेडियंट कहलाता है, और जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव ग्रेडियंट या पॉजिटिव स्लोप कहलाता है। आपको पता है जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप सुनते रहते हैं, आपकी जो तकरीबन पूरी एआई है वो इस एक इक्वेशन पे टिकी हुई है। अगर आप एआई को पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो पूरी की पूरी एआई है वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस बी पे टिकी हुई है, वो उसका बेसिक फॉर्मूला है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसको बुक्स वगैरह संभाल के रखें। अगर आप आगे कंप्यूटर साइंस में आगे आना चाहते हैं और बैकएंड डेवलपमेंट और एआई, डेटा साइंस, जो कि ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और पैसा बनाने वाली फील्डें हैं, उधर आप आना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चाहिए होगी। आपने इंटीग्रेशन और डेरिवेशन पढ़ा होगा, वो भी एक बहुत क्रूशल आपके पास मेथड है। और लास्ट टाइम हमने कार्टेशियन ग्रेडियंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेडियल कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में भी हमने सुना था। वो भी आपकी आई थिंक फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में है और आपके मैट्रिक के आई थिंक कोई थर्ड चैप्टर में है। सही है। तो मैट्रिक वाले में ज़्यादा वो आपको समझाया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन मैट्रिक मुझे पता है कि पाकिस्तान में हम कैसे करते हैं, तो कम से कम फर्स्ट ईयर जो मुझे थोड़ा बहुत फील होता है कि वो सख्ती होती है। तो आई थिंक उसमें से काफ़ी बच्चों ने थोड़ा बहुत तो कुछ तो पढ़ा होगा, खासतौर पे जो डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन है। नॉर्मली तो बोल देते हैं चॉइस में छोड़ देंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक चैप्टर उठाना पड़ता है। यहाँ तो डेरिवेशन करो या इंटीग्रेशन करो। नॉर्मली बच्चे डेरिवेशन की तरफ आते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब मज़े की बात है, जो इंटीग्रेशन है वो आपको, अगर आपको एआई, डेटा साइंसेस वगैरह की तरफ आना है तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ना लाजमी है, उसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और तरह की इंजीनियरिंग में आते हैं, मतलब जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, जो कि मेरी खुद की फील्ड है, तो उसके अंदर भी आपको इंटीग्रेशन चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन बेसिकली आपको इर्रेगुलर सरफेसेस का एरिया निकाल के देता है। ठीक है। अगर कोई अच्छा टीचर आपको मिला हो तो शायद उसने बताया हो कि जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ एरिया है। सही है। आपका जो ग्रेडियंट, वो आपका सॉरी ये इंटीग्रल होता है, जो इंटीग्रल यूं बनाते हैं, वो बेसिकली एरिया है और कुछ भी नहीं है। जैसे आप एक बॉक्स का एरिया निकालते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? लेंथ इनटू ब्रेथ, पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आता है इंटीग्रल से। ठीक है। तो थोड़ा अपनी बुक्स को संभाल के रखें और इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस बी और इन सब का क्या ताल्लुक है ग्रेडियंट्स का, तो इस ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सर्टेन स्लोप पे अपना कलर जो कॉम्बिनेशन है वो स्कैटर करता है और चेंज करता है। वैसे तो इसकी एक CSS की प्रॉपर्टी है, आप किसी भी ट्यूटोरियल में पढ़ोगे तो वो आपको बोलेगा कि लीनियर ग्रेडियंट CSS की प्रॉपर्टी है जो आपको यूज करनी चाहिए। सही है। वो आपको बताएगा कि आप बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड कलर, सही है, आप प्रॉपर्टी यूज करो और उसके आगे क्या यूज कर लो? लीनियर ग्रेडियंट। और लीनियर ग्रेडियंट में क्या पास कर दो? पहला कलर और दूसरा कलर। अगर तीसरा कलर भी देना है तो कॉमा लगा के तीसरा कलर भी दे दो, तो वो पहला कलर, फिर दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर। इस तरीके से वो स्लोप में चेंज करेगा। लेकिन ये जो है अगेन आपका गोला गंडा बना सकता है, गोला गंडे से ज्यादा कुछ और नहीं बनाएगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है। और आप जब गूगल पे जाएंगे तो आप लिखेंगे CSS ग्रेडियंट, तो ये बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है। ये वेबसाइट आपको क्या करती है? वेबसाइट कहती है कि आप कोई भी कलर्स चूज कर लो जो आपको इस ग्रेडियंट में चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप ये मुझे बताओ कि कौन सा कलर कहां तक रहेगा और कहां पे उसकी ट्रांजिशन शुरू हो जाएगी। अब जैसे यहां तक ये जो डार्कर कलर था वो उसने बोला यहां तक रखो, उसके बाद ट्रांजिशन लाइट वाले में शुरू कर दो। ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि यहां से आपको बेसिकली वो कलर्स चूज करवा रहा है कि अगर आपको कलर थोड़ा चेंज करना है, यहां से भी आपको कलर्स वगैरह चेंज करवा रहा है। यहां पे एंगल चूज कर रहा है। अब ये एंगल क्या है? अगर आप देख रहे हैं वो उसने क्या लिखा हुआ है? 90 डिग्रीज, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 90 डिग्रीज जो है वो यहां से इधर तरफ जा रहा है। अब जो आपके पास 180 होगा वो इसका ऑपोजिट होगा। सही है। और अगर हम इसको घुमा के नीचे कर लेते हैं 180 पे, तो अब क्या हुआ? वो ऊपर से नीचे हो गया। तो इसमें क्या है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के CSS ग्रेडियंट्स, यानी कि इस तरह के डिजाइन्स वगैरह जो है आप बनवा सकते हैं। और जब आपको लगे हाँ मुझे यही चाहिए था, सही है, मुझे यही बिल्कुल चीज चाहिए थी, जब आपको लगे कि आपका काम हो चुका है तो नीचे वो क्या बना देता है? प्रॉपर्टी। आपने जस्ट इसको उठाना है, कॉपी करना है और अपने CSS में पेस्ट कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा।
तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है और बहुत ज़बरदस्त इसका तरीका है। ना सिर्फ ये कलर्स चूज़ करता है, ये इमेजेस भी उठाता है। तो आपको अगर इमेजेस के थ्रू चेंजिंग करनी है, ट्रांजिशंस करनी है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको उसका और ज़्यादा इसको अच्छे से पढ़ना है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, तो गूगल पे जाके लिख लीजिएगा CSS ग्रेडियंट ट्यूटोरियल। सही, 5 मिनट की कोई वीडियो होगी, उसमें आपको करके दिखाएगा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। सही, हमारा ये टॉपिक नहीं है, मैं आपको जस्ट एज एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि ऐसा करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा। क्योंकि कोशिश ये होनी चाहिए कि गोला गंडा ना बने। सही है, शुरू में चलो थोड़ा बहुत बन रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ें पता हो जिससे आपका गोला गंडा ना बने, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अब हमारे पास एक बार बन के आ चुका है, इसको चलो यहीं पे रहने देते हैं फिलहाल इसी कलर सेक्शंस के साथ। एक सिर्फ चीज़ है कि ये जो होवर कलर है, अब ये बहुत बुरा है। अब क्योंकि होवर कलर बहुत बुरा है, तो मुझे पता है कि ये जो इसका सबसे डार्कर शेड है, अगर ये मैं उठाऊंगा और ये मैं अपने जाके होवर में पेस्ट कर दूंगा, आप देख रहे हैं कि ये हेक्स कोड दे रहा है। नॉर्मली आपको वेबसाइट्स, फिग्मा, फ्रंट एंड, जो आपके जो डिजाइनर्स होते हैं, वो जो आपको कलर्स देते हैं, वो हमेशा किस में देते हैं? हेक्स कोड्स। क्योंकि हेक्स कोड चेंजेबल नहीं होते, वो टिपिकल वही कलर जो डिट्टो उसने बनाया है वही आपको देता है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो यहाँ पे अगर अब हम देखें तो अब कुछ डिसेंट लग रहा है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, हमारा डार्कर शेड है। ठीक है, और यही आपके पास, ये बस दिमाग में रख लीजिएगा, ये छोटी सी टेक्निक है। सही है, वरना होता क्या है कि मैंने बच्चों को देखा है कि ग्रीन कलर का बार होता है और होवर पे वो लोग येलो कलर लगा देते हैं, तो कुछ अलग ही लगता है वो। सही है, तो शुरू में अगेन चलता है, लेकिन अगर इस तरह का काम अगर आप किसी को दिखाएंगे तो आगे से वो बंदा बोलेगा कि भाई क्या किया है। आई थिंक नेविगेशन पे काफ़ी हमने काम किया है, थोड़ा सा अब और आगे चलते हैं और थोड़ी और चीज़ों के बारे में पता करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं। अच्छा, अभी आप एक चीज़ देख रहे हैं कि एक तो कॉज एंड इफेक्ट, कि मुझे एक चीज़ चाहिए थी, उसकी मैंने एक प्रॉपर्टी निकाली और उससे मैंने वो काम करा लिया। दूसरा, ये जो नेविगेशन बार बना, हालांकि एक छोटा सा नेविगेशन बार है, लेकिन उसके लिए भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ CSS लगी है। अभी भी मैंने इसको तकरीबन बहुत मिनिमल रखा है। सही, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लगाया, बहुत मिनिमल रखा है। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी CSS हमारे पास लगी है। मैं क्यों इसको कह रहा हूँ कि हमने मिनिमल रखा है? अगर आप इसको पकड़ के थोड़ा सा यूं करेंगे तो देखें इसके साथ क्या हो गया, समझ रहे हैं? तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे पास होंगी। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो जो इसका मोबाइल वर्जन है वो हमें बिल्कुल ही अलग बनाना पड़ता है। सही, उस पर हमें ब्रेक पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं कि एक टैबलेट में, क्योंकि ये टैबलेट तक आप अगर देखें तो ये सही चला था। अब ये वाला जो साइज है ये किसी टैबलेट का है, अब ये टैबलेट तक सही चला, जैसे ही मोबाइल पे पहुंचा तो ब्रेक डाउन हो गया। अब उसके लिए हमारे पास एक टोटल अलग एक हमारे पास तरीक़ेकार हैं, मीडिया प्रॉपर्टी कहलाती है, उसको हम लगाते हैं, उस पर ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं और उसके लिए हम इसको रेडी करते हैं किसके लिए? मोबाइल वर्जन्स के लिए। लेकिन ये जो ख्वारी है ये हम नहीं काटेंगे और हम इसकी जगह पे हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर लेंगे जो कि हमारे लिए सब कुछ हैंडल कर लेगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल चीज़ है। ये क्रूशल चीज़ क्यों है? क्योंकि अगर आपने एक वेबसाइट बनाई और आपका जो यूज़र है उसकी कोई स्क्रीन साइज़ है वो कोई अजीब सी है, जो आपने ये नहीं सोचा था कि इस स्क्रीन साइज़ का भी मोबाइल हो सकता है, तो वो अब जो उसको दिखेगा वो टैबलेट वर्जन दिखेगा। अब वो टैबलेट वर्जन मोबाइल वर्जन में फिर भी नहीं पूरा आएगा, तो आपकी क्या है वो चीज़ें ब्रेक होना शुरू होती हैं। तो हम इस तरह के केसेस में जहाँ पे हमारे पास जो अलाइनमेंट है वो बहुत क्रूशल होती है, हम उस जगह पे जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि बेसिकली प्रोग्रामर्स ने बना के रखे हुए होते हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। उसको हम आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको CSS की प्रैक्टिस के लिए आपको इस तरह का नेविगेशन बार, लास्ट टाइम भी आपने बनाया था वो थोड़ा बेसिक था, अब इसमें थोड़ी एडिशंस हैं, हमने लोगो लगा दिया है, हमने एक सर्च बॉक्स लगा दिया है। अब इस सर्च बॉक्स में भी बहुत सारी फनकारी हो सकती थी कि मैंने एक तो उसमें प्लेस ऑर्डर लगा दिया और अंदर लिख दिया सर्च। एक और इसमें फनकारी हो सकती है कि मैंने यहाँ पे सर्च का आइकन लगा दिया। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है कि इसके अंदर ही सर्च का आइकन लगा हुआ हो? ठीक है, अब ये क्यों? ये बात तो बहुत सिंपल है,
आप बोलोगे इसमें क्या है, एक आइकन ही तो लगाना है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप इस पर आइकन लगाने की कोशिश करोगे तो वो आइकन यहाँ दिखेगा, फिर आप उसको दूसरी तरफ लगाओगे तो यहाँ दिखेगा, लेकिन वो यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो इनपुट है, इनपुट के अंदर कैसे दिखेगा। तो ये थोड़े मसला मसाइल आपके होंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये एक टिपिकल मुश्किल चीज़ है, सही है, जिसके लिए आपको अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी तरफ चलना पड़ेगा। वो हमारे पास ये जो इसका फॉन्ट है माई कंपनी का, वो इस माई कंपनी का जो फॉन्ट है बेसिकली वो वहाँ से आया है, वो मैंने लिंक टैग्स इसलिए लगाया था। ये गूगल फॉन्ट्स हैं, सही, वहाँ के लिए। नॉर्मली आपने जब हमने लास्ट टाइम फॉन्ट इंपोर्ट किया था, मैंने बताया कि वो हमने @import के थ्रू किया था, जो हमने CSS फाइल के अंदर रखे थे। अब एक नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है, और एक कदरे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका आगे बहुत ज़्यादा यूज केस होता है, वो है CSS पोजीशन। CSS पोजीशन और डिस्प्ले आपस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। डिस्प्ले में आपने देखा कि इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक, ये तीन इसकी वैल्यूज हैं किसकी, डिस्प्ले की। और डिस्प्ले का मेन काम क्या है कि हमें पता है कि कुछ इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं और कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जबरदस्ती हम किसकी टाइप भी बदल सकते हैं। अब जैसे कि यहां पर हमें दिख रहा है कि li जो है UL के अंदर जो li होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, वो हमेशा एक न्यू लाइन पे आता है। अब हमने li's को एक लाइन पे रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये हमने क्या किया है कि हमने एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम किस तौर पे ट्रीट करवा रहे हैं, इन लाइन के तौर पे। तो ये काम किसके थ्रू कर रहे थे हम, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसका तो हमें वो कहानी समझ आती है। अब इसके साथ जो पेयरिंग में जो ज्यादातर एक प्रॉपर्टी और यूज होती है उसको हम कहते हैं क्या, पोजीशन प्रॉपर्टी। अब पोजीशन प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5, ये कहते हैं 1 2 3 4 5 हमारे पास वैल्यूज हैं। आई थिंक स्टैटिक प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखा दी थी कि स्टैटिक क्या कर दी थी, मैंने कहा था कि अगर पोजीशन आप ना भी लगाएं तो कौन सी लगी हुई होती है, स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद मैंने रिलेटिव भी दिखा दी थी, और रिलेटिव में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रिलेटिव प्रॉपर्टी है उसका ज्यादा कुछ काम नहीं होता, वो स्टैटिक की तरह होती है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो आपका बिहेवियर है सेम वही होता है। बस रिलेटिव में क्या होता है कि आपके पास 4 और प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, कौन सी, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम, और बस ये 4 जो है बेसिकली जो चारों साइज है। उसके बाद कौन सी आती है, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट और स्टिकी। तो जरा इनको जरा हम देखते हैं, और इसको हम इस नेविगेशन बार में भी लगाएंगे, ठीक है, तो हम पता लगे कि भाई ये यूज होता कहाँ है। तो पोजीशन का ये हमारे पास फाइल है, तो हमने ये कुछ बॉक्सेस बनाए थे, इसमें से आई थिंक इस वाले बॉक्स में मैंने पोजीशन रिलेटिव लगाया था, और रिलेटिव लगा के मैंने टॉप और लेफ्ट में मैं इसको मूव करवाया था, सही है। मैंने इसको रिलेटिव दिया हुआ है, टॉप मैंने क्या दिया है 100 और लेफ्ट क्या दिया है 200, तो वो टॉप से 100 पिक्सल नीचे मूव हुआ और हमारा लेफ्ट से 200 पिक्सल आगे मूव हुआ, तो इस वजह से वो हमें यहां पे दिख रहा है। उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, ये, तो वो पहले यूं आया फिर यूं आया, 100 पिक्सल इधर 200 पिक्सल इधर। तो जो आपके पास पोजीशन रिलेटिव है वो आपको कोई भी चीज को इधर उधर मूव करवा सकता है। लेकिन मैंने एक और चीज बताई थी कि ये काम तो मार्जिन से भी हो सकता था। अब मार्जिन में भी टॉप मार्जिन में अगर इसको टॉप मार्जिन 100 पिक्सल देता तो वो ऐसे ही नीचे आता, फिर मैं उसको लेफ्ट से 200 पिक्सल का मार्जिन देता तो भी वो इस जगह पे ही आता, ये बात आपको पता है। लेकिन उसका एक नुकसान है, जब आप इसको मार्जिन दोगे तो ये वाला जो ब्लू बॉक्स है ये यहां नहीं आएगा, बल्कि कहां आएगा, इस जगह पे, इधर इधर यूं शो होगा। उसकी वजह क्या है कि जब आप किसी चीज को मार्जिन देते हो तो वो जो मार्जिन का पूरा हिस्सा होता है उसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। लेकिन पोजीशन जो है वो आपको ये चीज अलाउ करती है कि पहले से जो चीज हो वो वहीं पे पड़ी रहती है, उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पोजीशन रिलेटिव कंपैरेटिवली बहुत इजी थी। इसके बाद हमारे पास है पोजीशन, अगर हम अपनी लिस्ट देखें
तो रिलेटिव ये रही, उसके बाद क्या है फिक्स्ड। अब फिक्स बहुत आसान है। अगर आप फिक्स्ड, अच्छा एक काम करते हैं, फिक्स्ड को ना हम अपने नेविगेशन में चेक करते हैं, नेविगेशन में वो ज़्यादा सही समझ आएगी। तो ये रहा हमारा नेविगेशन। अब नेविगेशन में मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने ऊपर ऊपर एक डिव बनाया था जिसकी प्रॉपर्टी क्या थी, डॉट नेव। सही है। अब इस नेव को पहले मैं एक काम मुझे करना पड़ेगा कि मुझे बॉडी देके इसकी हाइट डिफाइन करनी पड़ेगी 300 VH के बराबर। 300 VH का क्या मतलब है, क्या व्यू पोर्ट हाइट, लेकिन 300 का क्या मतलब है, मतलब ये हाइट जो व्यू पोर्ट हाइट है, मतलब जो इसकी मैंने बॉडी की हाइट रखी है वो 300 VH है, तो उसका क्या मतलब है 300% ऑफ व्हाट, ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। स्क्रीन साइज जितना है उसका कितना 300%। अब 300% का मतलब होता है 3 गुना, 3 टाइम्स। मतलब कि अगर स्क्रीन की हाइट 100 पिक्सल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 300 पिक्सल। अगर स्क्रीन की साइज 500 पिक्सल है तो उसका मतलब हो जाएगा 1500 पिक्सल, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्योंकि ये परसेंटेज है, 300% है ये। तो अगर हम इधर देखेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ या हुआ, यहां पे इसको स्क्रॉल बार आ गया है। उसकी वजह क्या है कि मैंने जबरदस्ती इसका जो स्क्रीन साइज है वो मैंने बढ़ा दिया है। पहले स्क्रीन साइज छोटा था और क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो ये सिर्फ स्क्रॉल बार नहीं था, लेकिन मुझे जो काम आपको दिखाना है उसके लिए मुझे स्क्रॉल बार चाहिए था। अब आप एक नोट चीज कर रहे हैं कि मैं जब नीचे जा रहा हूं तो ये नेविगेशन लाजमी सी बात है ऊपर चला जा रहा है, क्योंकि इस नेविगेशन की जगह क्या है ऊपर है। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब ये मेरा ये नेव डिव है जिसके अंदर बेसिकली मेरा सारा नेविगेशन बार पड़ा हुआ है। मैं इस पे पोजीशन लगाता हूं और पोजीशन में इसको देता हूं फिक्स्ड। ठीक है। और मैं कहता हूं टॉप क्या कर दो 0। अब जब मैं नीचे आ रहा हूं तो नेविगेशन बार हमारा वहीं का वहीं है। ये बात आप नोट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वही इफेक्ट है जैसे अगर हम शीट्स पे जाएं और इस शीट में हमारे पास, अगर आप इस शीट पे आते हैं तो जरा इस कॉलम को आप नोट कर रहे हैं। तो ये कॉलम जो है अगर हम राइट की तरफ मूव भी कर रहे हैं तो मेरा जो ये नेम वाला कॉलम है ये अपनी जगह पे फिक्स हुआ हुआ है। तो पोजीशन फिक्स जो है ये किसी भी एलिमेंट को आपकी स्क्रीन के ऊपर फिक्स कर देता है। और अगर आप उस पे ये चीज जो आपने नॉर्मली देखी होगी वो जैसे कि आपका एक चैट का ऑप्शन होता है, एक चैट का लोगो बन के आया हुआ होता है। अब आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहे लेकिन वो वहां पे पड़ा हुआ होता है। दूसरा आपके एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं कुछ वेबसाइट्स में ना, साइड पे बिल्कुल लेफ्ट बार पे एक आपका सोशल मीडिया के सारे लोगोज बने हुए होते हैं। मतलब वो कंपनी कह रही होती है अगर आपको मेरे सोशल मीडिया के पेजेस पे जाना है तो इस पे क्लिक कर लो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सबके छोटे छोटे लोगोज बने हुए होते हैं, साइड में बिल्कुल पैनल बना हुआ होता है और वो भी आप स्क्रॉल करते हैं तो आपकी स्क्रीन के साथ घूमता रहता है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी कोई स्क्रीन आ जाए कि एड ब्लॉकर जो है उसको बंद करो, सही है, एड ब्लॉकर किसी ने यूज किया तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो बोलती हैं एड ब्लॉकर बंद करो, उसके बाद हम व्यू करने देंगे। तो उसमें भी आप देखते हैं जो वो आगे से बॉक्स आता है वो हटता ही नहीं है। आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहे वो आपका ऊपर ही रहता है, वो पीछे से वो सारा डेटा स्क्रॉल हो रहा होता है। तो ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, पोजीशन फिक्स्ड। तो पोजीशन फिक्स्ड में मैंने ये टॉप 0 क्यों दिया, अगर इसको हम हटा दें और हम जरा अपने इस फाइल पे जाएं, अब इसको हम स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो हमारा जो नेविगेशन है वो एक जगह पे ऊपर आपका स्टेबली अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इसको टॉप 50 पिक्सल्स दें तो अब वो ऊपर अवेलेबल तो है लेकिन ऊपर से 50 पिक्सल्स उसकी स्पेसिंग है। तो अब उसके बाद हमारे पास इसको 0 देने की फिर क्या जरूरत थी। कुछ ब्राउजर्स आपकी जो प्रॉपर्टी फिक्स्ड प्रॉपर्टी है वो तब तक नहीं लगाते जब तक आप उसको ये नहीं बताते कि ये जो चीज है ये लगेगी किधर।
सही है, मतलब कि इसका ऊपर से कितना डिस्टेंस होगा, नीचे से कितना डिस्टेंस होगा, तो इसको कोई ना कोई डिस्टेंस आपको बताना पड़ता है, उस वजह से उसके बाद ही ये आपकी पोजीशन फिक्स की प्रॉपर्टी अलाउ होती है। अभी तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, गूगल क्रोम। आपके पास गूगल क्रोम सिर्फ नहीं होता, आपके पास ओपरा है, मोज़िला है, सफारी है, कोई आपका यूजर कोई भी ब्राउजर यूज कर सकता है। तो कुछ ब्राउजर्स खासतौर पे जो थोड़े पुराने वर्जन वाले हैं वो इस चीज पे इश्यू करते हैं कि अगर आपने पोजीशन फिक्स दी हुई है और उसको ये नहीं बताया कि वो लगेगा किधर, आपको भले टॉप पे लगाना है, ऊपर लगाना है, तो भी आप उसको क्या दोगे, टॉप 0 फॉर सेफ्टी के वो अपना ऊपर वाली जगह पे लगा रहा है और वहां पे ज्यादा कोई इशू ना हो। तो ये आपका सिंपल क्या है, पोजीशन फिक्स्ड है। इसी तरीके से अगर आप इस वाले जो हमारे डब्बे शब्बे थे, ठीक है, इस डब्बे शब्बों में हमारे पास बॉक्स 2 था, अब ये बॉक्स 2 है, इसको हम दे देते हैं पोजीशन फिक्स कर देते हैं इसकी, और हमारे पास जो बॉडी है इसकी हाइट बढ़ा के हम कर लेते हैं 500 VH। अब ऊपर वाले जो हमारे बॉक्सेस हैं आप देख रहे हैं कि वो अपनी स्क्रीन के साथ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो ब्लू वाला है वो जहां पर था वहीं पे अटका रहा। तो ये बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है, पोजीशन फिक्स्ड की प्रॉपर्टी है। इसके बाद पोजीशन फिक्स्ड के बाद हमारे पास जो है वो है एब्सोल्यूट। सही, सबसे मजे की जो प्रॉपर्टी मुझे कोई अगर वो लगती है तो पोजीशन कौन सी है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, अब पोजीशन एब्सोल्यूट से क्या हुआ, ये फिक्स तो नहीं हुई, सही है, ये फिक्स तो नहीं है, तो इसका फायदा क्या हुआ, अगर हम इसको दें 100 px तो ऊपर से वो कहाँ गया, वैसे यहाँ पे ये कौन सा है, ब्लू वाला है, चलो इसको और देते हैं, थोड़ा और अलग करते हैं इसको, 500 पिक्सल्स, तो वो कहाँ आ गया, इधर। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है कि पोजीशन एब्सोल्यूट आपकी जो स्क्रीन है उसके अंदर से जो आपका जो नॉर्मल HTML का कोड होता है, आपका वाला कोड उसमें से बिल्कुल ही बाहर निकाल देता है। सही है, इसका मतलब क्या है, एक मिनट इसको हम थोड़ी देर के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट हटाते हैं। सही है, सब अपनी जगह पे नॉर्मल आ गया, हम इसका पोजीशन रिलेटिव रेड वाले का भी हटा देते हैं, अब सब अपनी नॉर्मल पोजीशंस पे आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इस ब्लू वाले पे क्या लगा देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब हमने इस पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया और इसको टॉप क्या दे दिया, 0। अब जब मैंने टॉप 0 दिया तो वो कहां चला गया, ऊपर, और बाकी एलिमेंट्स इसके नीचे। तो पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होती है कि आपका ये फर्ज करें एक पेपर है, यानी कि आपकी जो ये पूरा स्क्रीन है वो एक पेपर है। अब इस पेपर पे आपने डब्बे बनाए हैं, ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा, अब उनका एक सीक्वेंस होगा, पहला डब्बा पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। लेकिन जब आप उस पर लगा देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, जब आपने लगा दी एब्सोल्यूट तो समझ लें आपने वो डब्बा उस पेपर से निकाल के ऊपर रख दिया। अब वो क्योंकि उस डब्बा ऊपर आ चुका है, अब वो इधर उधर सुकून के साथ मूव कर सकता है और बाकी चीजों के भी वो ऊपर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो बेसिकली वो अपनी स्क्रीन से ऊपर आ जाता है और बाकी सारे उसके नीचे। अब आप जहां चाहें उसको मूव करवा सकते हैं, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और ना वो किसी और एलिमेंट के साथ कोई भी हरकत करेगा। वो बोलेगा इधर जाना है इधर चले जाओ, उधर जाना है उधर चले जाओ, कोई मसला नहीं है। सही, पोजीशन एब्सोल्यूट है, ये नॉर्मली बहुत कम यूज करना चाहिए। ठीक है, वो कम क्यों यूज करना चाहिए, अगर हम लोग लेफ्ट ले जाके इसको हम कहते हैं 500 पिक्सल्स, तो 500 पिक्सल्स पे जब हमने स्क्रीन छोटी की तो हमारा ब्लू बॉक्स बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज की अब परवाह नहीं करता, वो बिल्कुल आप समझ लें स्क्रीन से अब बाहर है। आप उसको जहां बोलोगे वो वहां पे रुक जाएगा। अब आप स्क्रीन को छोटा करें बड़ा करें, वो जहां पे आपने उसको रखा है वो वहीं पे टिका रहेगा। तो इस तरह की कंडीशंस में क्या होता है, वो आपका एलिमेंट बाहर ही चला गया। तो पोजीशन एब्सोल्यूट आप सिर्फ तब यूज करते हैं जब आपको कोई एलिमेंट सबसे अलग दिखाना हो। अब कोई किसी को पास एग्जांपल है कि ऐसा कब होता है?
कोई ऐसी चीज किसी को याद है? व्हाट्सएप है, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। व्हाट्सएप का जो आपका पॉपअप होता है वो सारी आपकी स्क्रीन की एप्स के ऊपर ऊपर आ रहा होता है, या फेसबुक मैसेंजर का जो पॉपअप होता है, छोटी सी आपकी फोटो बनी हुई होती है जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं, तो उसको आप मूव करते हैं यूं तो आपके सारी एप्स के ऊपर वो रोल ओवर हो रहा होता है। तो ये बेसिकली क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट है, मतलब कि उसके उस सर्कल का उन्होंने पोजीशन क्या रखी हुई है, एब्सोल्यूट। अब वो सारी स्क्रीन के ऊपर है, आप उसको पकड़ के इधर उधर घुमाएंगे वो घूमता रहेगा। तो एक तरह से आप उसको जब पकड़ के ड्रैग करते हैं तो उसकी टॉप लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज को आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उसकी तरह से वो चेंज जगह जगह चेंज करता रहता है। अब दूसरी अगर आप इसको मैं एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल क्या होती है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कोई किसी चीज बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कोई मैसेज आता है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वो जो मैसेज आता है उसके पीछे की जो सारी वेबसाइट है वो हल्की सी ग्रे हो जाती है, हल्की सी लाइट ग्रे हो जाती है। सही है, तो ये लाइट ग्रे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ CSS HTML सब कुछ ऐसा ही है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ होता है, उन्होंने किया हुआ था एक डिव बनाया हुआ होता है, उस डिव की जो हाइट और विड्थ है वो बनाई हुई होती है कि पूरी 100 VH 100 VW और 100 VH, मतलब कि पूरी स्क्रीन के ऊपर छा जाओ, और उसको क्या दी हुई थी, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो अब क्या होता है कि जब वो डिव एक्टिव होता है, मतलब वो डिव को पहले वो लोग डिस्प्ले नन करते हैं, डिस्प्ले नन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट गायब, लेकिन कोई आप बटन क्लिक करते हैं तो उसकी डिस्प्ले एक्टिव हो जाती है। जब एक्टिव होती है तो वो आपका एलिमेंट दिख जाता है और वो सबके ऊपर आ जाता है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम बेसिकली क्या करते हैं, डिव को कहीं पे भी फैला सकते हैं। तो पोजीशन एब्सोल्यूट थोड़ी मजे की प्रॉपर्टी है, मतलब आपसे कोई एलिमेंट सीधा ना हो रहा हो ना, आप थक गए उसको सीधा कर करके, यार ये कर ले वो कर ले ये कर ले वो कर ले, आपसे वो नहीं बैठ रहा, आप उस पर क्या लगा दो, पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट आपने जिस वक्त लगाई, आपने बस टॉप बॉटम देनी है, खत्म, मतलब टॉप और लेफ्ट बार उसकी जो पोजीशन है उसको सेट करनी है, आपका काम खत्म। उसकी वजह क्या है कि पोजीशन एब्सोल्यूट किसी चीज की परवाह नहीं करता, जहां पे आपको उस चीज को रखना है वो दूसरे एलिमेंट के ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन वो आ जाएगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट बहुत मजे का है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि पोजीशन एब्सोल्यूट को जहां पे आपने रख दिया वो वहीं रहेगा। अब उससे मसला क्या है कि आपने अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई हुई है और आपकी वेबसाइट में छोटी हुई तो वो स्क्रीन के बाहर। सही है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट लेकिन फिर भी यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन आपको डिजाइनिंग में कम से कम यूज करना चाहिए। सिर्फ उस एलिमेंट जो जिस एलिमेंट के लिए ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है आप उसमें कर लें। जैसे कि मैंने कहा कि वो ग्रे स्क्रीन करने के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट इस्तेमाल होता है। कुछ हमारे पास बैकग्राउंड पीछे इमेज आपको नजर आ रही होती है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, अब जो ऊपर टेक्स्ट लिखी हुई है उस पर पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया हुआ है, क्योंकि एक इमेज के ऊपर कुछ लगाया हुआ है आपने। ये चीजें देखी है आपने, एक बटन होता है वो पीछे टेक्स्ट लिखी हुई होती है, एक इमेज होती है, लेकिन उसके ऊपर एक बटन लगा हुआ होता है। तो अब ये जो बटन है इस पर क्या लगा हुआ है, पोजीशन एब्सोल्यूट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारी 3 लेयर्स हैं, मतलब पहले इमेज है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर बटन है, अब मैं जब पोजीशन एब्सोल्यूट लगाऊंगा तो टेक्स्ट ऊपर आएगी या बटन, ये भी मसला है। मैं चाहता हूं कि कहीं पे टेक्स्ट ऊपर आए, कहीं पे बटन ऊपर आए, तो इसका मतलब है कि ये जो लोकेशन है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं, ये भी मेरे ही हाथ में है। क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर फर्ज करो कोई एक चीज है, नेविगेशन बार है, नॉर्मली जो एक साइड बार नेविगेशन होता है या आपका मोबाइल वर्जन होता है, ऊपर इधर छोटा सा यूं करके बटन बना हुआ होता है, जब आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो साइड में से एक नेविगेशन खुलता है। जब वो साइड में से नेविगेशन खुलता है, अगेन पूरी आपकी एप्लीकेशन है वो हल्की सी ग्रे हो जाती है, लेकिन जो आपका नेविगेशन है वो आपका सही होता है, मतलब पूरी वेबसाइट आपकी ग्रे हो जाती है, लेकिन जो आपका साइड बार है वो सिर्फ सही होता है, उसका कलर ठीक होता है। उसकी वजह क्या है कि ये जो नेविगेशन है ये ऊपर है उस ग्रे वाले फील्ड आपके डिव के, बाकी सब कुछ उसके पीछे है, तो हर चीज ग्रे दिख रही है, लेकिन हमारे पास ये जो नेविगेशन है ये उसके ऊपर है। अब ये पोजीशनिंग कैसे होगी कि ये नेविगेशन ऊपर रहे, उसके नीचे ग्रे रहे, ग्रे के नीचे सब कुछ और रहे। ये जो ये आपकी पोजीशनिंग है इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है। बाकी आपने आज थोड़ा बहुत इजाफी काम देखा नेविगेशन पे। अब भी जो आपकी स्टेज है वो CSS की प्रॉपर्टीज को यूज करने वाली है। सही, इतनी आपने CSS की प्रॉपर्टीज यूज आपने बना ली हैं कि अब आप इसको कलेक्टिवली साथ में मिला के इसको इस्तेमाल करें। तो जब आप आज घर जाएं तो एक दफ़ा इसको बना लीजिएगा, क्योंकि इनका जो सीक्वेंस है वो याद करने की चीज़ नहीं है।
वो ये है कि इसको हमने इस्तेमाल किया क्यों और इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। तो वो चीज़ जब आपको दिमाग में बैठ जाएगी ना कि अच्छा ये करना था तो हमने ये किया, ये करना था तो हमने ये किया, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप नेविगेशन बना रहे होगे, आपको पता लगेगा अच्छा इसको सीधा करना है तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा दो, अब इसको पीछे से पूरा कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर लगा दो, सही है। अब वो बिल्कुल चिपटा हुआ है तो उस पर पैडिंग लगा दो तो थोड़ा थिक हो जाएगा। फिर उसके ऊपर होवर इफेक्ट देना है तो सूडो प्रॉपर्टी होवर की लगा दो। तो जिस तरीके से ऐसे आप सोचेंगे कि अब मुझे ये करना है, फिर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपके ज़्यादातर मसले हल होते चले जाएंगे। लेकिन वो तब हल होंगे जब आपको प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल आता हो, ठीक है, और ये पता हो कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ के कौन कौन से मसाइल होते हैं। तो ये जो अभी इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं अभी तक, वो सारी बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो ज़्यादा मुश्किल वाली हो या इस तरह की हो कि आपको समझ में ना आए। इसको आप बस एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। दूसरा, किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप किसी भी एक अलग फाइल पे एक खाली डिव बनाएं, उसमें हाइट एंड विड्थ दें, उसमें बैकग्राउंड कलर दें और वो प्रॉपर्टी उस पर लगा दें। तब आपको समझ आएगा इसके साथ इफेक्ट क्या हुआ, इसका फ़र्क क्या हुआ, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे आपको एक असाइनमेंट तो मिला हुआ है, तो इंशाल्लाह कल क्लास आपकी हम कंटिन्यू करेंगे और पोजीशन प्रॉपर्टी को कल हम इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे और हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।